प्रदेश विधानसभा की 28 उपचुनावों के प्रचार का शोर थम गया। मतदान के लिए कुछ घंटे ही शेष हैं। उपचुनाव के रण में इस बार भाजपा सरकार के 14 मंत्री भी मैदान में हैं, जो कांग्रेस से भाजपा में आए। हालांकि इनमें से 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वो मंत्री की हैसियत से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इन नेताओं की किस्मत का फैसला 10 नवंबर को आएगा, जब चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। गौर करने वाली बात ये कि बीते 2 चुनावों में शिवराज सरकार के मंत्रियों का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। साल 2013 में 10 और 2018 में 13 मंत्री विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे। कुल मिलाकर देखें तो भाजपा के 23 मंत्री पिछले 2 चुनावों में हार चुके हैं। हारने वाले मंत्रियों में जयंत मलैया, ओम प्रकाश धुर्वे, रुस्तम सिंह, अर्चना चिटनिस, उमाशंकर गुप्ता, अजय विश्नोई, लक्ष्मीकांत शर्मा, रामकृष्ण कुसुमरिया, करण सिंह वर्मा और अनूप मिश्रा जैसे नाम शामिल हैं। वहीं इस बार उपचुनाव लड़ रहे 14 मंत्रियों में तुलसी सिलावट, सांवेर विधानसभा, गोविंद सिंह राजपूत, सुर्खी विधानसभा, प्रभुराम चौधरी, सांची विधानसभा, इमरती देवी, जबरा विधानसभा, प्रद्युमन सिंह तोमर, ग्वालियर विधानसभा, महेंद्र सिंह सिसोदिया, बमोरी विधानसभा, गिरिराज दंडौतिया, दिमनी विधानसभा, ओपीएस भदौरिया, मेहगांव विधानसभा, सुरेश धाकड़, पोहरी विधानसभा, ब्रिजेंद्र सिंह यादव, मुंगावली विधानसभा, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, बदनावर विधानसभा, एदल सिंह कंसाना, सुमावली विधानसभा, बिसाहू लाल सिंह, अनूपपुर विधानसभा, हरदीप सिंह जंग, सुबासरा विधानसभा से हैं। उपचुनाव के मैदान में 14 मंत्रियों की जीत के साथ ही साख और राजनीतिक करियर भी दांव पर लगा हुआ है। उपचुनाव में जीत के बाद ही इनकी विधायकी भी बची रहेगी। इसी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी साख दांव पर लगी है, क्योंकि उपचुनाव लड़ रहे 14 मंत्रियों में से 11 मंत्री सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितनी मंत्री अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर इन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। 28 सीटों में 14 मंत्री उम्मीदवार के तौर पर हैं। कितने आश्वस्त हैं 14 मंत्रियों? 14 मंत्री भी जीतेंगे, 28 के 28 सीटें जीतेंगे। बहुत आश्वस्त नहीं, विश्वस्त हैं। इस बार जो है लगभग 14 मंत्री जो है फिर से चुनाव हारेंगे और इन 14 मंत्रियों को जनता जो है धूल चटाने वाली है, क्योंकि इन्होंने जनता के विश्वास के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है, जनमत को इन्होंने रौंदने की कोशिश की है और धनमत को जो है इन्होंने गले लगाया है। इस दृष्टिकोण से ये फिर से होने वाला है और ये उपचुनाव साक्षी होगा कि 14 मंत्री खेत हो जाएंगे और जनता की इसमें जो है एक बड़ी विजय होने वाली। कुल मिलाकर देखें तो शिवराज और भाजपा के आला नेतृत्व का अपने मंत्रियों पर भरोसा जताना पार्टी पर भारी पड़ा है। ऐसे में इस बार क्या नतीजे रहते हैं, देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ सिंधिया अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे दौराहे पर आकर खड़े हैं, जहां उनके एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। अगर भाजपा इन सीटों पर चुनाव हार जाती है तो सिंधिया की भाजपा में आगे की राह कांटों भरी हो। न्यूज डेस्क INT 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। चुनाव प्रसार थम गया है, शोर थम गया है, अब शांति है। लेकिन क्या ये शांति तूफान के पहले की शांति है? 14 मंत्रियों की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। और अगर हम बीजेपी में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है जब मंत्री चुनाव लड़े हैं। 2013 में 10, 2018 में 13 मंत्री ये जीत नहीं पाए और इस बार जो है 14 मंत्री उपचुनाव में हैं। जीतेंगे हारेंगे ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन अगर राजनीतिक पंडितों की भी बात करें, पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें, तो सब ये बात कर रहे हैं और ये बात है कि क्या ये जीतते हैं या नहीं। उनके जीत पे जो है सिंधिया का जो है वो सिंधिया की भी साख का सवाल है। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे।
हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी और साथ में मेरे साथ फोन लाइन पे हैं लाखन सिंह यादव जी और लाल सिंह आर्य जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी लाल सिंह आर्य जी, क्या कहेंगे आप? 14 मंत्रियों की साख का सवाल है और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है एज फार जितने अगर हम देखें मंत्री जब चुनाव लड़ते हैं तो क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है मुक्ता जी जी पिछली बार मंत्रियों के कांग्रेस की सरकारों में हो चाहे बीजेपी की सरकारों में हो 5 साल का कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक वातावरण बनता ही है, लेकिन इन मंत्रियों ने कांग्रेस के मंत्रिमंडल में काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में काम नहीं किया था। नंबर 1। नंबर 2, वहां इनको सताया गया, इनके विकास नहीं किया क्षेत्र का, इनको परेशान किया, इनके सम्मान को ठेस पहुंचाई, मजबूरी में इन्होंने रिजाइन किया, ये जनता को मालूम है। नंबर 3, ये भी जनता जानती है कि इनको 1.25 साल हुआ है, तो 1.25 साल में स्वाभाविक है कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं होती है। इसके साथ ही ये जो 14 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर लड़ रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विकास किया है, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज जी में जनता का विश्वास है, श्रद्धा है, जो शिवराज सिंह जी जनसेवक के रूप में माने जाते हैं। सिंधिया जी के बारे में भी ग्वालियर चंबल संभाग में एक अच्छी इमेज है, उनके पास कोई दाग नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा भी ले रही है। कांग्रेस पे लांछन है, कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, गरीबों का अपमान किया है। कुल मिलाकर ये जो चुनाव है ये मान सम्मान का चुनाव है। जिस कांग्रेस ने 1.25 साल में भ्रष्टाचार के मापदंड आसमान पर पहुंचा दिए, चाहे स्थानांतरण के हो, चाहे किसानों के साथ धोखाबाजी हो, चाहे बेरोजगारों के साथ धोखाबाजी हो, ये आम जनता में कहीं ना कहीं प्रश्न है। और इसलिए जनता चाहती है कि सिंधिया जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते, क्योंकि कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा है जनता को। जनता को भरोसा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर है। 4 दिन पहले ही कांग्रेस के लोग ईवीएम को गाली देने लगे हैं। इसका मतलब ये है इन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली है, और नहीं तो चुनाव का रिजल्ट जिस दिन निकलेगा उस दिन मैं एडवांस से बता रहा हूँ कि ईवीएम को गाली देने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी लाखन सिंह यादव जी हमारे साथ है। लाखन सिंह यादव जी, क्या कहेंगे आप? एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बीजेपी का कहना है, बीजेपी का बैनर है, मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास, मान सम्मान का ये जो है चुनाव है, और आप लोग अभी से ईवीएम को गाली दे रहे हैं। देखिए मुक्ता जी, अभी लाल सिंह जी ने अपनी बात रखी है, मैं भी अपनी बात अपने तरफ से रख सकता हूं, लेकिन सच्चाई तो ये है कल मतदान होने जा रहा है और मतदान के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी झूठ में और असत्य बात को सत्य करने में तो माहिर है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता रहा हूँ कि 10 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे ना, उस रिजल्ट के बाद एक बार मुझे और लाल सिंह जी को जरूर आप पेचअप कराना है, साथ बिठाना हम दोनों भाइयों को जी। फिर मैं इनसे बात करूंगा कि इस समय मुद्दे नहीं है, सिंधिया जी की क्या हैसियत है, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या काम किया। तो मुझे लगता है कि मैं अभी अपनी बात रखूं, उन्होंने अपनी बात रख दी। बस मैं इतना जानता हूं कि 14 जो मंत्री हैं, ये 14 के 14 वैसे आप लोगों के पास जो फीडबैक आ रहा होगा, चूंकि अभी आप इसको अनाउंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10 तारीख को मैं जरूर एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लाल सिंह जी के साथ मेरा जरूर पैचअप कराएं। हाँ, तो मैं इनसे कहूंगा कि आपके मुद्दे कहाँ गए। बस मैं इतना जानता हूं कि मध्य प्रदेश में जो फीडबैक मुझे आज तक मिला है और कल जो पब्लिक यहाँ की मतदान करने जा रही है, उससे लग रहा है कि मध्य प्रदेश की 28 की 28 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। और मुद्दे वाली जहाँ तक बात है, जिस मतदाता ने इनको जो है 15 महीने पहले जो है इनको वोट देके मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा था, ऐसे क्या इनके ऊपर संकट आ गए थे कि इन्होंने बेंगलोर में जाके उस मतदाता का अपमान किया, बेंगलोर में जाके उस मतदाता को बेचने का काम किया। इससे बड़ा ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र के आम आवाम और मतदाता के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और ये सब परिणाम मुझे लगता है लाल सिंह भाई खुद महसूस कर रहे होंगे कि ये अब चूंकि मैंने कहा ना शुरू में कि अभी मैं अपनी बात रखूं, ये अपनी बात रखें, कल मतदान है और 10 को रिजल्ट के बाद हम लोग जरूर एक बार बैठेंगे।
बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी चलिए, लाल सिंह आर्य जी आप और लाखन सिंह यादव जी आप बने रहिए फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से जो है इस उपचुनाव में अगर हम बात करें तो सरकार की, पॉलिटिशियंस की, 14 मंत्रियों की, बड़े राजनेताओं की, सबकी जो है भविष्य जो है वो दांव पे है। सुनील श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी आप क्या कहेंगे, जिस तरह से दांव पे लगा हुआ, दांव की बात हो रही है, भविष्य जो है दांव पे है, चाहे वो हम राजनेताओं की बात करें, हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, कांग्रेस में देखें तो कमलनाथ की बात करें, और जिस तरह से 14 मंत्री जो हैं वो चुनाव के मैदान में हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल मुक्ता जी, सिर्फ 14 मंत्री ही नहीं, जितने कैंडिडेट हैं उनका भी भविष्य दांव पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार भी दांव पर लगी हुई है और जो भी नतीजे आएंगे, जिसके पक्ष में भी मतदान होगा, उससे वो स्पष्ट होगा कि आखिर किसका भविष्य सुरक्षित है और किसका भविष्य यहाँ गड़बड़ाता है। जहां तक मंत्रियों की बात है तो एक जरूर हम 2013 और 2018 के चुनावों में से इस चुनाव में, इस उपचुनाव में बेसिक अंतर एक है मुक्ता जी, क्योंकि अगर हम बात करें 2013 की, उस समय शिवराज सरकार के 10 मंत्री चुनाव हारे थे। 2018 की बात करें, उस दौरान शिवराज सरकार के 13 मंत्री चुनाव हारे थे। लेकिन ये चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव, और इस उपचुनाव में 14 ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में जनता को ये पता है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो मंत्री ही बनेंगे, और अगर हारते हैं तो फिर सरकार के भी वजूद पर यहां पर सवाल रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि 2010 और 13 में ये निश्चित नहीं था कि सरकार आ रही है कि क्या हो रहा है, इसलिए कई बार मंत्रियों के कामकाज या मंत्रियों ने जिस प्रकार का रवैया रहा, उससे भी कई बार स्थानीय स्तर पे नाराजगी रहती है। काम नहीं होते अगर क्षेत्र में, उसकी नाराजगी रहती है, और कई वजह रहती हैं जिनकी वजह से वो मंत्री हारे। अब अगर यहां पर हम इन मंत्रियों की बात करें तो अधिकांशतः अगर 6 मंत्रियों को छोड़ दें तो बाकी के जो मंत्री हैं, 8 मंत्री, वो नए हैं, जिनको भी 5 महीने या 4 महीने ही हुए हैं मंत्री बने, और कोरोना का काल रहा है। ऐसे में वो ज्यादा विकास कार्य उतने ज्यादा कर नहीं पाए, जनता से उतना ज्यादा मुखातिब हो नहीं पाए। तो इसलिए इन मंत्रियों को लेकर जिस प्रकार की नाराजगी पिछले टेन्योर में हमने देखी, उन मंत्रियों को लेकर नहीं हो सकती। अब क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार कह रही है कि गद्दार वर्सेस खुददार का ये चुनाव है और टिकाऊ के बीच ये चुनाव है, तो अब ये, क्योंकि ये चुनाव ही तय करेगा, ये मुद्दे ही तय करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में मुद्दे बहुत रहे, स्थानीय स्तर पे भी मुद्दे रहे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा मुक्ता जी, क्योंकि ये चुनाव उपचुनाव है और इस उपचुनाव की वजह पूरे प्रदेश को पता है कि क्यों उपचुनाव हो रहे हैं। अब बीजेपी अपने तरीके से उसको स्थापित करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस अपने स्तर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही, लेकिन अंतोगत अगर हम बात करें तो जो चुनाव के भार है वो जनता पे ही आया है। जो 2000 करोड़ के लगभग जो चुनाव में खर्च हो रहा है वो मध्य प्रदेश की जनता को ही वहन करना, तो एक तरीके का भार जो है वो मध्य प्रदेश की जनता पे है, और अब वो भार जो है वो भविष्य नेताओं का तय करेगा कि आखिर किसका भविष्य उज्जवल है और किसका यहाँ बिगड़ता है। बिल्कुल। लाखन सिंह यादव जी आपसे पूछूंगी, जैसे कांग्रेस से जब हम बात करते हैं, जितने बड़े नेता है वो सब यही कहते हैं कि ये बेसिकली चुनाव जो है ये पार्टीज का नहीं है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये जनता का चुनाव है, जनता वर्सेस कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं। मुक्ता जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उसमें एक प्रावधान था कि किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु हो जाए तो उस जगह पे उपचुनाव होती, ठीक है। अभी आपके जो एडिटर हैं वो कह रहे थे कि जो है ये उपचुनाव है, ये चुनाव नहीं है, जनरल चुनाव नहीं है। मैं ये आपको, जब कोई मैच होता है ना तो उसके पहले एक सेमीफाइनल होता है, ये सेमीफाइनल हो रहा है। आपने देखा होगा 28 उपचुनाव इस देश की धरती पर कभी एक साथ नहीं हुए एक स्टेट में, और ये उपचुनाव नहीं, मैंने कहा ना सेमीफाइनल है। और रहा सवाल ये सेमीफाइनल का, ये क्यों होगा, किनके कारण हुआ,
मतदाताओं का अपमान क्यों हुआ, 25 के 25 कैंडिडेट जिंदा हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने का इन्होंने काम किया। ये सारा का सारा आम आवाम और मध्य प्रदेश का मतदाता देख रहा है। मैंने कहा ना कि इन्होंने 15 महीने पहले इनको चुन के भेजा, 5 साल के लिए भेजा था। तो मुझे लगता है कि ये बाबा साहब के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बार ये मतदान करेंगे हमारे ग्वालियर चंबल और मध्य प्रदेश के मतदाता। और ग्वालियर चंबल का तो एक इतिहास रहा है, मुक्ता जी के गद्दारी, बेवफाई और धोखेबाज को कभी पसंद नहीं करते। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी 3 दिन पहले सिंधिया जी की, अभी हमारे लाल सिंह जी बात कर रहे थे, सिंधिया जी की जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने में कर रखी है, मैंने शुरू में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जिनके यहाँ आयातित किए हुए नेता कभी चलते नहीं है। कई एग्जाम्पल है। और आज जो सिंधिया जी की जो हालत है, उसी हालत की वजह से मैं कल डबरा में था परसों, और डबरा में जब इनका ये रात को शोभा यात्रा निकल रही थी, उस समय सिंधिया जी बेचारे जो है रोड पे धक्के खाते हुए मैंने देखा उनको उस मंच, उस पे रथ पे नहीं बिठाला गया, दौड़ते दौड़ते मंच के स्टेज तक पहुंचे, जब जाके वहां चढ़े। इनकी जो हालात हो, उसी का परिणाम ये था मुक्ता जी कि जब सिंधिया जी मंच पे भाषण दे रहे थे तो बेचारे इतने हड़बड़ आ गए, इतने टेंसडाइट हो गए कि उन्होंने मंच पे कहा कि आप लोग 3 तारीख को कांग्रेस का पंजे वाला बटन दबा। आपने सुना होगा ये सब चीजें। तो ये सच्चाई तो ये है कि ईश्वर के यहाँ भी इंसाफ है और ईश्वर भी देख रहा है कि ज्योतिरादित्य जी तुमने जो गलत काम किया है उसके परिणाम उनके मुख से निकल रहे हैं, और ओरिजिनल परिणाम आपको 10 तारीख को जरूर देखने को मिलेगा। चलिए पूछ लेती हूँ, लाल सिंह आर्य जी क्या कहेंगे आप? मुक्ता जी 1.5 साल में जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है वो सरकार हाथ से चली गई है। ये वो कष्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो कांग्रेस अपने मुंह से न ले तो अच्छा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की आत्मा को कुचलने का 1975 में काम हुआ था, जब इमरजेंसी लगाई गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तब कुचला गया था, तब मानित किया गया था जब हजारों निर्दोष सिखों को मारा गया था। देश का विभाजन जिस कांग्रेस ने किया वो संविधान की, लोकतंत्र की बात करती है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम क्रिया दिल्ली में नहीं होने दी, समाधि नहीं बनने दी, वो कांग्रेस बाबा साहब के सम्मान और अपमान की बात करती है। जिनका एक भी राष्ट्रीय स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। इस मऊ में 44 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की राष्ट्रीय समाधि नहीं बनाई, राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात कहती है, मुझे तो लज्जा आती है। जिन बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, उनके संविधान लोकतंत्र की बात कहते हुए मुझे हंसी आ जाती। जी चलिए, लेकिन लाल सिंह आर्य जी, उन्होंने जो सिंधिया जी वाला इंसिडेंट बताया, जो उन्होंने खुद देखा, उस पर आप क्या कहेंगे? एक महिला का अपमान करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा 3 तारीख को, 10 तारीख को परिणाम आएगा। जी, लेकिन जो सिंधिया जी वाला इंसिडेंट अभी उन्होंने बताया, डबरा वाला, उस पर क्या कहें? वो कभी कभी मिस होता है, कभी कभी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांग दिया। ऐसा कांग्रेस के नेताओं से कई बार हुआ है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से सभाएं कर रहे हैं, उन्हें धक्के खा रहे हैं। अभी धक्का कहां से आ गया? कुल मिलाकर हड़बड़ाहट में कुछ भी कांग्रेस भी बोल रही है। इसलिए हमारा कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाहट में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के गले में उतारा है कि 1.25 साल में जो गद्दारी धोखा जनता के साथ कांग्रेस ने किया है, चाहे वो किसानों का कर्जा हो, चाहे उन्हें डिफॉल्टर बनाया हो, चाहे कन्याओं को 51,000 रुपए नहीं मिले हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला हो, एक नहीं कई उदाहरण हैं। गरीबों की योजनाएं बंद कर दी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें जनता ध्यान में रखे हुए है, और हमने जनता को बताया है कि गद्दारी उन्होंने नहीं की, उन्होंने त्याग बलिदान किया है। गद्दारी और धोखा तो कांग्रेस ने जनता के साथ किया। जी चलिए, सुनील जी आपसे पूछूंगी, गद्दारी जो है वो अगर हम देखें तो मेन इश्यू होता जा रहा है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहती है कि गद्दारी की, जो चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें और जो कांग्रेस से गए हैं बीजेपी, वो कहते हैं कि गद्दारी तो
कांग्रेस ने की, क्योंकि जो उन्होंने घोषणाएं की, जो वादा किया उसको नहीं निभाया, विकास नहीं हुआ, पैसे नहीं दिए गए उनके क्षेत्र में, इसलिए उनको जाना पड़ा, बीजेपी को चुनना पड़ा। तो ये मुद्दा कितना जो है वो मतलब इस इश्यू से क्या ये जो 14 मंत्री हैं उन पर कितना ये फर्क पड़ेगा? देखिए मुक्ता जी, गद्दारी और खुददारी की बात दोनों ही पार्टियां करेंगी। जिस प्रकार से बीजेपी लगातार कह रही कि गद्दारी मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रही थी, कांग्रेस कर रही 15 महीने में की है, और कांग्रेस लगातार इन लोगों पर आरोप लगा रही कि गद्दारी करके इन्होंने सरकार गिराई, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोग अलोकतांत्रिक तरीके से दूसरी सरकार बनाई, ये आरोप कांग्रेस हर मीटिंग में, हर पब्लिक मीटिंग में लगाती रही। लेकिन जनता को इस प्रकार की गद्दारी से कोई लेना देना नहीं। जनता को तो यहाँ मतलब है कि जो मूल मुद्दे हैं जनता के, क्योंकि हम अक्सर चुनावों में देख रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान या बिजली पानी सड़क, इनकी ही बात होती है। और अगर जनता के, क्योंकि 5 साल पहले जो वादे किए गए थे, जिन नेताओं ने किए थे, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो जनता उसको गद्दारी मानेगी। जो वादे किए गए थे कि यहाँ स्कूल बन जाएगा, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, माध्यमिक शाला, या फिर हॉस्पिटल की कई जगहों पे बात हुई, भूमि पूजन हो गए, लेकिन भूमि पूजन का पत्थर लगा है कई शहरों में, कई गांव में, लेकिन वहां पर उनका काम शुरू नहीं हुआ। तो ये अक्सर देखने को मिलता है मुक्ता जी। हम और आप लगातार देख रहे हैं कि चुनाव से पहले या जब चुनाव होने को होते हैं उसके पहले से इस प्रकार की तैयारी होती है, कुछ फंड रिलीज कर दिया जाता है, यहां पर भूमि पूजन करा दिए जाते हैं, लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं होता। जीतने के बाद कई जनप्रतिनिधि ऐसे भी कि मुड़कर नहीं देखते क्षेत्र में, फिर 5 साल बाद उनका जाना होता। तो जनता गद्दारी इसको मानेगी। रही बात संविधान की, जिस प्रकार से दोनों ही नेता हमारे दुहाई दे रहे, तो संविधान में यह भी है कि कोई उसी संविधान के हिसाब से ही वो चुनाव लड़ रहे। अगर संविधान में जिस प्रकार से संशोधन आजादी के बाद से इतने हुए, उसमें अगर राजनेता अपनी सुविधा ना देखते हुए संशोधन कर देते कि अगर कोई भी दल बदल करता है तो 5 साल या 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके लिए अपात्र हो जाएगा, तो शायद ये नौबत नहीं आती, इतने सारे लोग इस्तीफा नहीं देते या फिर इस प्रकार से पार्टी छोड़कर नहीं जाते। लेकिन राजनेता सारे संविधान में जो संशोधन है वो जनता के लिए करेंगे, अपने सुविधा के अनुसार करेंगे। हाँ। तो संविधान के अनुसार ही ये चुनाव हो रहे हैं, इन दोनों की याद दिला दें। बिल्कुल। लाखन सिंह यादव जी, आप क्या कहेंगे, गद्दार का इशू कितना कारगर रहेगा, ये जो 14 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने कहा ना, पूरा इशू रहेगा, और इसके रिजल्ट देखने को ये 14 मंत्री और 14 MLA सारे के सारे चुनाव हार रहे हैं। मुक्ता जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कल मतदान होगा, मतदान के बाद आप लोग खुद जो एनालिसिस करेंगे, जो बुलेटिन जारी करेंगे, उसमें आप लोग खुद करेंगे। तो मुझे लगता है कि 10 तारीख को ये सब रिजल्ट अपने को मिलेगा। लाल सिंह आर्य जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है कि पूरी 28 की 28 सीट उनकी झोली में जा रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कल परसों जब रिजल्ट निकलेगा 10 तारीख को पता पड़ जाएगा। और गद्दारी का जहां तक बसे आपने अभी बोला, मैं कह सकता हूं देश से बड़ी गद्दारी कोई हो सकती है क्या? देश के 2 टुकड़े कांग्रेस ने कर दिए, इससे बड़ी गद्दारी कोई हो सकती है क्या? और चीन ने 46,000 वर्ग फीट कांग्रेस के सरकारों में जमीन दबा ली, इससे बड़ी गद्दारी कोई हो सकती है क्या? उपचुनाव इस इशू पे थोड़ी हो रहा है, गद्दारी दूसरी हो रही, गद्दारी कुछ और है ना। यहाँ उपचुनाव में वो इशू नहीं है गद्दारी का। पीवी नरसिम्हा राव के समय सरेआम नोट लहराए गए, वो लोकतंत्र की हत्या है। नहीं तो ये ऑडियो वीडियो बताए, किसी जो बीजेपी में आए उनका कोई ऑडियो हो, वीडियो बताए जरा प्रामाणिक रूप से। लेकिन केवल हवाबाजी और लट्ठबाजी हवा में चलाना, ये परिणाम 10 तारीख को बताएगा, जब 28 कमल के फूल खिलेंगे और तोते इनके हाथ से उड़ते दिखाई देंगे। जी सुनील, आखिरी आपकी प्रतिक्रिया, आखिरी एक लाइन में प्रतिक्रिया। दोनों कांग्रेस बीजेपी कॉन्फिडेंट कि 28 सीटें उन्हें मिल रही है, कम ज्यादा भी नहीं ले रहे हैं दोनों पार्टी। देखिए, विकास और मुद्दों की बात नहीं मुक्ता जी, क्योंकि जिस प्रकार से आज विज्ञापन कांग्रेस ने दिया जहां पर उपचुनाव है, तो उन्होंने कई सवाल, कमलनाथ ने कहा कि गलती क्या है कि किसानों का कर्जा माफ किया या फिर तमाम तरीके की योजनाएं, वृद्धों को पेंशन बढ़ाई, 100 रुपए में बिजली दी, युवाओं को जो रोजगार की बात कहेगी, इस प्रकार के बिंदु रखे। तो मुख्यमंत्री ने भी उसका जवाब दे दिया कि इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ, किसानों का कर्जा पूरी तरीके से माफ नहीं हुआ। तो सच्चाई दोनों ही जानते हैं और सच्चाई जनता जानती है, और जनता को जो मालूम है, जिसको उन योजनाओं का लाभ मिला है, जिनकी बात कमलनाथ कह रहे हैं, तो जनता उनको वोट देगी। अगर 100 रुपए में बिजली नहीं मिली है, सुविधाएं नहीं मिली हैं, सिर्फ हवाबाजी है, तो वोट उनके अगेंस्ट जाएगा। तो जनता, कल एक ही दिन का समय है, जनता ये सब स्पष्ट कर देगी
कि कौन हवाबाजी कर रहा है, कौन जमीन पर है। बिल्कुल, जनता जवाब देगी। लाखन सिंह यादव जी आपका, लाल सिंह आर्य जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्प एट 7 में आपने हिस्सा लिया। तो ये उपचुनाव है, उपचुनाव में साख का सवाल है। 14 मंत्री जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो जीतेंगे, क्या वो हारेंगे, जिस तरह का बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बस एक दिन का समय है, कल मतदान होने हैं, 10 को नतीजे सामने आएंगे और उस दिन जो है वो पता चल जाएगा कि दोनों पार्टी, कांग्रेस बीजेपी, दोनों आत्मविश्वास से लबरेज है, दोनों ही क्लेम कर रही है कि 28 की 28 सीट वो जीतेंगे। तो क्या नतीजे आएंगे 10 तारीख को पता चल जाएगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?